वेलकम बैक। और इस वक्त हम एक कंडीशन की बात कर रहे हैं जो प्रेगनेंसी से रिलेट करती है, प्रेगनेंसी में हो सकती है। और इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को शायद आगाही है या नहीं है। आप हमें कॉल करके भी इस पे सवाल कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे प्री एक्लेम्शिया की। ये एक तो टर्म ही मेरे लिए भी नहीं है, आपके लिए भी शायद नहीं हो। और ये है क्या, ये कब होती है प्रेगनेंसी में, इसको क्या समझने की ज़रूरत है, किस तरह समझने की ज़रूरत है, इस बारे में बात करने के लिए हमारी कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर फरखंदा सईद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है डॉक्टर साहिबा, ठीक मैं ठाक बिल्कुल हैं? ठीक ठाक, आप कैसे? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। अब सबसे पहले तो आप ये बताइए, ये प्री एक्लेम्शिया है क्या? प्री एक्लेम्शिया को हम आम ज़बान में हम कहें तो एक हामला खातून में जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और उसकी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। ब्लड प्रेशर बढ़ने को तो हम प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन कहते हैं और ये यूजुअली होता है कि 20 वीक्स से बाद में आपको 20 वीक्स से पहले, 20 वीक्स का मतलब ये कि 5 मंथ्स की प्रेगनेंसी से अगर पहले किसी भी खातून को अगर ब्लड प्रेशर का मसला हो रहा है तो इसका मतलब वो पहले से ही क्रॉनिक हाइपरटेंसिव है, उनको ब्लड प्रेशर का मसला पहले से है। अच्छा। लेकिन जो प्री एक्लेम्शिया हम उसको कहते हैं कि 20 वीक्स के बाद प्रेगनेंसी के अंदर पेशेंट को बीपी ज़्यादा होता है और उसके अंदर कुछ सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि उसकी किडनीज इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं और उसको हेडेक होता है, बीपी कंट्रोल नहीं होता, तो वो फिर प्री एक्लेम्शिया में कन्वर्ट हो जाती है। बेसिकली जब क्रॉनिक हाइपरटेंशन और प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन मतलब कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं, कंट्रोल नहीं होते, उनकी मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होती, तो वो प्री एक्लेम्शिया में कन्वर्ट हो अच्छा, जाते हैं। अक्सर इसमें से तो खवातीन ऐसी होती होंगी जिनको पहले कभी बीपी हुआ ही नहीं जी, होगा। वो बिल्कुल उनको पता ही नहीं होता। हमें हाँ, हल्का सा सर में दर्द होता है तो हम कोई दवाई ले लेते हैं, सो जाते हैं, लेट जाते हैं तो ठीक हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारी खवातीन को ये पता ही नहीं है कि उनको बीपी का मसला पहले से है, या उनको प्रेगनेंसी के दौरान पता चलता है कि अच्छा, उनको अर्ली अभी सर्व है। प्रेगनेंसी में भी जैसे फर्स्ट प्रेगनेंसी है, उस वक्त उम्र कम भी होती है यूजुअली, तो उस वक्त भी हो रहे हैं क्या लोगों जी को? बिल्कुल, असल में प्रॉब्लम ये है कि जो प्री इक्लेम्शिया, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, इक्लेम्शिया, इट्स अ डिजीज ऑफ यंग मदर्स। जो फर्स्ट टाइम मदर्स होती हैं अच्छा। उनकी डिजीज़ है, ये ओके। सबसे ज़्यादा कॉमन उनके अंदर होता है, ओके। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब प्रेगनेंसी होती है उसमें आहिस्ता 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 इससे इम्यूनिटी समझे डेवलप हो जाती है। लेकिन जो इसको टीन एज मदर्स की कहा जाता है कि डिजीज़ है, और उनमें ज़्यादा कॉमन है। जितनी यंग मदर होगी और फर्स्ट प्रेगनेंसीज होगी उनके अंदर ज़्यादा अच्छा, कॉमन है। तो जाहिर है उनको तो पहले पता जी ही नहीं चलता होगा, क्योंकि यंग मदर्स में कहाँ ये पहले जी बिल्कुल, अंदाजा उनको होता है। उनको तो नॉर्मल आप एक सिम्टम्स भी जो उनसे होते हैं उनको उनका नहीं पता चलता, लेकिन ये वो जब वो वर्स्ट हमारे होते कंडीशन हैं। है बीपी की जिसमें आपकी किडनीज वगैरह भी इफेक्ट हो जी, जाती हैं। किडनीज भी इफेक्ट हो जाती हैं, और अगर खुदा ना ख्वास्ता इनकी मैनेजमेंट से ये मदर भी लॉस हो सकता है और प्रेगनेंसी भी लॉस हो सकती है। पेशेंट इक्लेम्शिया में जिसमें फिट्स होते हैं उसमें अच्छा, कॉम्प्लिकेट फिट्स भी हो सकते फिट्स हैं? भी हो सकते हैं अगर प्री दौरे पड़ इक्लेम्शिया सकते हैं? दौरे पड़ सकते हैं अगर प्री इक्लेम्शिया को कंट्रोल नहीं किया गया तो। अच्छा। और दौरे पड़ जाएं इक्लेम्शिया की तो फिर और आगे कॉम्प्लिकेशंस हैं, इवन फालिज का अटैक भी हो सकता है, पेशेंट वेंटिलेटर पर जा सकता है, और बेबी के लिए जो सा है वो बेबी की डेथ हो सकती है, उसके आईयूडी मतलब पेट के अंदर उसकी डेथ हो सकती है, कमज़ोर हो सकता है, ओलिगो हम बोलते हैं, पानी की कमी हो जाती है, खुराक नहीं जाती है बच्चे को, तो ये सब उसकी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जाती हैं अगर उनको टाइमली मैनेज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको शुरू में ही पता चल जाता है। जैसे मैं ये इसलिए भी पूछ रही हूँ, इस पे जोर दे रही हूँ कि शुरू में यूजुअली लोग कहते हैं अभी तो प्रेगनेंसी शुरू हुई है, अभी से डॉक्टर्स के पास जाना शुरू कर दिया, हर हफ्ते बुला रहे हैं, हर महीने बुला रहे जी, हैं, तो क्यों जा रहे हो, हर अभी हफ्ते, छोड़ो। एक्चुअली हर हफ्ते और हर महीने बुलाने का मकसद यही होता है कि अब जब भी पेशेंट आता है तो उसका हम वेट चेक करते हैं, उसका वेट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, उसका बीपी चेक किया जाता है, शुगर का टेस्ट किया जाता है, उसी पे जब वो रेगुलर आते रहेंगे तो हम पिक कर सकते हैं। अगर हम रेगुलर चेकअप नहीं कराएंगे तो हम पिक नहीं कर सकेंगे। फिर आपके पास पेशेंट आता है फिट्स की कंडीशन के अंदर, हाँ, प्री इक्लेम्शिया से भी आगे के अब फिट्स हो गए हैं पेशेंट को, अक्सर हमारे पास सभी पेशेंट्स उसमें भी आते हैं। डॉक्टर की गलती होती है कि आपने बताया नहीं था, आपको बताना चाहिए था। तो ये है कि जब तक पता नहीं चलेगा बताएंगे कैसे, सबकी तो ये कंडीशन नहीं होती है। तो क्या चीज़ ऐसी है डॉक्टर साहिबा, आप क्योंकि इसकी डायग्नोसिस और उसकी तरफ आते हैं कि इसका हल क्या हो सकता है, तो क्या चीज़ ऐसी है कि अगर कोई प्रेग्नेंट खातून अपने घर में बताए तो दैट इज़ अ रेड फ्लैग कि रेड उसकी फ्लैग, सेहत सही नहीं है और आपको उसको डॉक्टर के अगर पास ले जाना है? पेशेंट जाता है रेगुलर चेकअप में और उसको बताया जाता है कि आपका बीपी ज़्यादा आ रहा है, यूजुअली हम पेशेंट को बताते हैं उसकी एक 140/90 हम एक लैंडमार्क लेते हैं कि इससे बीपी अगर आपका ज़्यादा आ रहा है तो आपने ये इस तरह एक रिकॉर्ड रखना है। अगर उससे सही। ज़्यादा आप मेडिसिन स्टार्ट करेंगे, असल में प्रॉब्लम ये है कि हम पेशेंट को मेडिसिन देते हैं तो हमारे जो एक ट्रेंड है, नहीं नहीं अभी से गोलियों पे लग गई हो, अभी से तुम्हारा ब्लड प्रेशर हो गया। उनको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको डॉक्टर ने मेडिसिन दी है वो लेना बहुत ज़रूरी है, अगर वो नहीं लेंगी तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं।
तो उनके जो है, और दूसरा ये कि पेशेंट जो है वो हेडेक की कंप्लेन करेगा कि मुझे सर में दर्द हो रहा है, मुझे धुंधला नज़र आ रहा है, या मुझे मैदे में तकलीफ हो रही है। ये सब सिम्टम्स है जो बताते हैं कि उसका बीपी उसको अफेक्ट कर रहा है। तो वो आएंगी, अगर तो वो टाइमली आके चेकअप करवाएं तो फिर आप डोज बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। फिर ऐसे कुछ टेस्ट हैं जिससे हम रीनल फंक्शंस टेस्ट चेक करते हैं उनके, कि किडनीज उनकी सही काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। बाज़ औक़ात इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है पेशेंट की कंडीशन कि उसका बीपी इतना अनकंट्रोल हो जाता है कि हमें टाइम से पहले भी डिलीवरी का डिसीजन लेना पड़ता है। बिकॉज हम डिसीजन इसलिए लेते हैं कि अगर ऐसी कंडीशन आ गई कि मदर और बेबी में से आपको कुछ एक को सेव करना है तो आप फिर मदर को सेव करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये एक तो जाहिर है आप पहले से बता देते हैं ना उनको कि बीपी हाई है, आपने ख्याल करना है, लेकिन और भी उनको कोई चीज होने लगती है, जैसे कोई तेजाबियत हो रही है या कुछ और ऐसा हो रहा है, कोई और बॉडी सिम्टम ऐसा? जी बिल्कुल, मैदे में उनको जलन होती है, वॉमिटिंग होती है, उल्टी आती है, जरा सा कुछ खाते हैं तो उनको अच्छा, ये भी वो कहेंगे कि प्रेगनेंसी रिलेटेड ही है तो वो तो होगा ही। ऐसे और वो ये होता है कि अच्छा पेट में दर्द हो रही है, पेट में दर्द होता है, ये कि जब जिगर इफेक्ट होता है तो उसमें पेट में दर्द होती है, तो वो कहते हैं अच्छा प्रेगनेंसी में भी तो दर्द तो होता है, या हम सब में ये होता रहता है, ये ठीक हो जाएगा। लेकिन ये है कि इसमें ना मुझे लगता है डॉक्टर साहिबा कि खवातीन को अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। जब कोई चीज आपके साथ हो रही है ना, आपको फील हो रही है कि ये कुछ अब नॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं है जो मेरी कंडीशन है, तो फिर आप जरूर अपने घर वालों को ये कहें कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है, इतना तो जरूर करना चाहिए। जी बिल्कुल। और एक और भी आपने बहुत इसमें इंपॉर्टेंट चीज होती है कि पेशेंट की बॉडी स्वेल होना स्टार्ट हो जाती है, उसके फीट स्वेल होने स्टार्ट हो जाते हैं। सारी चीजें ही प्रेगनेंसी हैं, तो लोग वही और साथ में इसके आहिस्ता आहिस्ता फेस में स्वेलिंग हो जाती है, आईज के अराउंड स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाती है। वो आपको पता चल जाता है कि अब ये पेशेंट जैसे ही आता है तो आपको पता चल जाता है कि इस पेशेंट को बीपी का प्रॉब्लम है। हम तो देखते साथ पता चल जाता है कि इसको है, मतलब एक नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो आप यू नो योरसेल्फ बेटर, आपको पता चल जाता है कि भाई ये चीज मेरे साथ नॉर्मल से हटके हो रही है। जी बिल्कुल। कुछ चीजें तो नॉर्मल है प्रेगनेंसी में होंगी, लेकिन नॉर्मल से हटके या एक्सेसिव हो और आपको घंटियां बज रही हो ना दिमाग में, इंसान को पता चलता है, तो फिर जाना चाहिए। अच्छा, इसका हल क्या है, इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि सबसे पहले तो एजुकेशन इस बारे में है कि एंटीनेटल चेकअप होना चाहिए प्रॉपरली, और जैसे ही पेशेंट को डायग्नोज होकर उनका बीपी ज़्यादा हो रहा है तो मेडिसिन एडवाइस होनी चाहिए और वो रेगुलर लेनी चाहिए और रेगुलर फॉलोअप करना चाहिए। ठीक है, इस पर मैं बात करूंगी आपसे। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साजिद हुसैन अजरा बोल रहा हूँ जी, मैं पत्तोकी से। जी साजिद साहब, कैसे हैं आपको और आपके साथ बैठी डॉक्टर फरगंदा साहब को बहुत सारा सलाम पेश करता हूँ जी। हमारे यहाँ पत्तोकी का जो पानी है ना वो इतना खराब है कि हर बंदा जो हेपेटाइटिस और मैदे और जिगर की बीमारी में मुब्तला है। मैं इनसे सवाल है कि मैदे और जिगर की जब बीमारियां है या हेपेटाइटिस में, इसमें मरीजों को किन एहतियाती तदबीर अपनानी चाहिए, और खुराक के हवाले से ये जरा बता दें। और जो खवातीन है उनके हवाले से भी बताएं कि जो खवातीन को ये आप कह रही थी कि इनके जिगर और मैदे के मसाइल होते हैं, उसके साथ साथ जब खवातीन को जब वो उनका बच्चा जो होता है छोटा, तो उसमें उनको क्या करना चाहिए, ये मेरा इनसे सवाल है। और इनके लिए भी बेस्ट विशेस। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। टॉपिक से रिलेटेड नहीं, लेकिन ये इसके बारे में एक तो ये है कि पानी जो उनसे हमेशा बॉईल करके पीना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आपको बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, हम तो मना करते हैं जितना ज़्यादा ऑयल, और अगर घर में भी खा रहे हैं तो कम ऑयल डालें, बहुत ज़्यादा ऑयल, मिर्च, मसाले तो वो सब। और प्रेगनेंसी के हिसाब से ये कि प्रेगनेंसी में तेजाबियत और मैदे का मसला रहता है, क्योंकि जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है वैसे वैसे मैदे की जगह सुकड़ती जाती है। तो उसमें हम पेशेंट को बताते हैं कि आप थोड़े थोड़े टाइम में खाएं, जैसे एकदम से आप नहीं खा सकते तो आप 3-3 घंटे के बाद कुछ ना कुछ मील लेते रहे आप। एक साथ आप खाना प्रेगनेंसी में भूल जाएं कि आप एक साथ खाना पूरा खा सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो आप स्मॉल मील्स लें, उनके अंदर 3-3 आवर्स के स्नैक्स के लिए मील्स लें, इस तरह करके। वैसे तो ये मेरे ख्याल में वो पीरियड ही ऐसा है कि सब खाते ही रहते हैं सारा दिन, खाते हैं अगर खाना चाहें तो, वरना बहुत सारे लोगों की तबीयत ऐसी होती है कि वो नहीं भी खा रहे होते हैं। अच्छा, जैसे डॉक्टर साहिबा आपने बताया कि जी इसमें दवाएं लेनी होती हैं, फॉलो अप प्रॉपर करना होता है। अब जहाँ दवाएं आती हैं ना वहाँ लोग बैकफुट पे चले जाते हैं। दवाएं इन सेंस कि आप देखिए जब उनको ताकत की दवाएं दी जाती हैं उसमें रेगुलरिटी नहीं है। जब आप बीपी की दवा दे रहे हैं या बीपी रेलेवेंट दवा दे रहे हैं तो वो तो घर वाले भी कहते हैं कि अच्छा इसका असर तो बेबी पे होगा, ये तो दवाएं इसमें अलाउड नहीं होती, डॉक्टर ने क्यों दवाएं दे दी। तो उसके लिए आप क्या जवाब? उसके लिए मेरे तो हमेशा यही रहा है कि जब भी जो पेशेंट के साथ चेकअप करवाने आया है वो उनको साथ में काउंसलिंग करनी चाहिए कि ये बीपी, और बताना चाहिए कि ये बीपी की गोली है
ये आपने खानी ही ही है, ठीक है, इसको छोड़ना नहीं है। इवन मैं कहती हूँ कि आप एक्स्ट्रा लेकर रखें। समटाइम हमारे अब जैसे आप सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है हमारा कि ख़त्म हो गए हैं तो हफ्ते भर आई ही नहीं है मेडिसिन, उनको ये बताना कि मिल नहीं रही है या मिल नहीं रही है या आई नहीं है या ला नहीं सके, जैसे हमारे लापरवाही है, बस ठीक है मिल गई तो खा ली, नहीं खाई तो नहीं। लेकिन बीपी के मसले में ये बहुत ज़्यादा है, जब तक आपकी कंप्लाइंस नहीं होगी तो आपको इसके इफ़ेक्ट्स से बच नहीं सकते आप लोग। तो यही उनको बताना ज़रूरी है कि जब अगर क्योंकि होता है प्री क्लैम्शिया में क्या है कि जो वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, जो ब्लड सप्लाई जाती है, ऑक्सीजन जाती है बेबी को, वो आहिस्ता आहिस्ता वीक हो, इसीलिए बेबीज़ कमज़ोर होते जाते हैं। तो बेसिकली जो मेडिसिन है वो इस सप्लाई को भी बढ़ाती हैं, जो है कि उसको खुराक अच्छी जाती रहे और बेबी जोन है वो इतना कमज़ोर नहीं होता तो है, लेकिन इतना नहीं हो कि मतलब बिल्कुल ही। समटाइम ऐसा होता है कि 8 मंथ्स की प्रेगनेंसी होती है और एग्जामिनेशन करते हैं तो 6 मंथ्स की आ रही होती है, 2 मंथ्स पीछे चल रहे होते हैं, 1 मंथ 1.5 मंथ पीछे चल रहे हैं। तो ये उनको बताना जरूरी है कि इन मेडिसिन से बेबी के लिए भी बहुत जरूरी है। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैडम। जी, मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहती हूँ। मेरी तकरीबन एज जो है 45 हो गई है जी, और मैं चाहती हूँ मेरी प्रेगनेंसी, क्योंकि मेरा जो है ना शादी, जो पहली शादी थी उससे तो मेरे नहीं हुए थे, औलाद नहीं हुई थी मेरे हस्बैंड की वजह से, फिर उनकी डेथ हो गई। अब मैंने दूसरी शादी की है, तो अब मुझे जो है ना कि मैं चाहती हूँ, लेकिन मेरा मसला ये हुआ था, मुझे ना मैंने वो अल्ट्रासाउंड करवाया था, उसमें फाइब्राइड्स आई हैं, हल्की ज़्यादा तो डॉक्टर ने नहीं बताया था। लेकिन फिर ये हुआ शादी के फौरन बाद ही ना मेरे पीरियड्स रुक गए। फिर उन्होंने मुझे सर्कल वाली गोलियां दी थी, तो उससे मुझे पीरियड्स हो गए ना, 3 महीने तो मुझे पीरियड्स कंटिन्यू हो गए। अब इस मंथ जो है ना पीरियड्स का मेरे गोलियां नहीं ली है, मैं इंतजार कर रही हूँ कि इस मंथ होते हैं या नहीं होते। तो मुझे रुजू करना था डॉक्टर साहब से। मेरे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, कभी पेन हो रहा है साइड पे, कभी घुटनों में पेन हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, और तो इस वजह से मुझे वो सजेशन लेनी थी, मुझे पूछना था डॉक्टर साहब से। ठीक है, ऑन एयर बता देते हैं आपको। अच्छा, अब जिस तरह इन्होंने बताया ना इनकी एज 45 ईयर्स है। अब जो एज 45 3 पेरी मिनोपॉज में आती है, 50-51 में मिनोपॉज हो जाता है, ठीक है। अगर तो पहली, क्योंकि ऑलरेडी 45 पहले शादी हुई नहीं हुआ, अब इनको ज़्यादा, इनको जो सा है ना ट्रीटमेंट एग्रेसिव की ज़रूरत है। एग्रेसिव में मींस कि इनको IVF टेस्ट ट्यूब बेबीज़ की तरफ जाना चाहिए। यही अगर 35 या 30 एज होती है तो आप टाइम देते हैं कि 1 ईयर 2 ईयर, वैसे तो हम 2 ईयर्स का टाइम देते हैं कंसीव करने के लिए, लेकिन जिस एज के अकॉर्डिंगली जो इनका है वो इनका है कि क्योंकि थोड़े, और जिस तरह इनके इरेगुलर हो रहे हैं पीरियड्स, तो हो सकता है ये पेरी मिनोपॉज की तरफ जा रहे हैं। तो जितना मिनोपॉज के पास जाएंगे तो उतना कंसीव करने के चांसेस मजीद कम हो जाते हैं। तो बेटर ये है कि इनको IVF टेस्ट ट्यूब बेबीज़ की तरफ जाना चाहिए। सही, इनके पास टाइम थोड़ा सा नैरो है, विंडो थोड़ी सी, टाइम जो है वो अभी कम है, और अगर आप इस पे कुछ करना चाहती हैं तो आपको जल्दी फैसला करना है। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, सो ये एक रह जाता है, क्योंकि आप जो बता रही हैं अब 50-51 में तो पीरियड्स बंद हो जाते हैं आपको, तो उसके बाद कंसीव करने के चांस है। और उससे पहले के जो 3 to 5 ईयर्स होते हैं उनको हम पेरीमिनोपॉज कहते हैं, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता उसमें हार्मोन्स और एग्स खत्म हो जाते हैं, तो चांसेस और ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो जिस तरह इनका है कि इनको कंसीव करने में, मतलब एवरीवन इज कीन टू कंसीव, तो इनको बजाय इसके कि ये मेडिसिन लें फिर उससे कंसीव करें फिर देखें उनका रिजल्ट आए, उससे बेटर ये है कि 40 ईयर्स से ऑनवर्ड हम जो कहते हैं कि आप टेस्ट ट्यूब बेबीज़ की तरफ जाएं। ठीक है, तो विद दैट बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका, आपकी तशरीफ आवरी का, एंड फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन जो आपने हमारे फोरम से दी है, बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो योगा के हवाले से हमारा स्पेशल सेगमेंट होगा। योगी वजाहत हमारे साथ मौजूद होंगे आफ्टर द ब्रेक।